हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 1920 से लेकर 1947 तक क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये भाग एक है जिसमें संपूर्ण सार हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भाग एक की, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति। उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का प्रमुख लक्ष्य था भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल करना। देखिए, जितना भी डेवलपमेंट उन्होंने किया, चाहे वो रेलवे का विकास हो या तार बेतार संचार की हो, सब में अंग्रेजों ने सिर्फ शोषण की नीति अपनाई थी। बहुत दूर दराज इलाकों तक भी रेलवे को बिछाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वहां से जो बहुमूल्य खनिज संपदा है उसका दोहन किया जा सके। इस समय की मुख्य आर्थिक विशेषता यह थी, पहले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को नष्ट किया गया। मैनचेस्टर के कपड़ों के लिए भारतीय बाजार खोला गया। क्या था कि भारत में ही जो व्यापारी थे वो यहाँ कपड़ा अधिक बनाते थे। हस्तशिल्प और बहुत सारी कलाकारी होती थी, जिसके कारण प्लास्टिक के सामान यहाँ नहीं बिकते थे। उसको बेचने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को समाप्त किया, ताकि ब्रिटिश का जो सामान है वो यहाँ बिक सके। और यहाँ से जो हस्तशिल्प और जो कलाकृतियां को चुरा कर वो अपने लंदन म्यूजियम तक में रखते हैं, यहाँ से ले जाकर वहाँ यूरोप में उसको अच्छी कीमत में बेच देते थे। दूसरी नीति थी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, भूमि राजस्व नीति, जिसमें इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 लाया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। किसानों से अत्यधिक कर वसूली की गई। जो भी जमींदार ये कर नहीं वसूल कर पाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। और इस तरह से जमींदारों ने ही अंग्रेजों के लिए एक तरह से पिट्ठू का काम किया। तीसरा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ने इसे सबसे पहले दिया था और बताया था कि 1757 से 1900 तक 1 ट्रिलियन पाउंड से अधिक की निकासी ब्रिटेन की तरफ हुई है भारत से। मतलब भारत को पूरी तरह से लूटा गया ब्रिटेन के द्वारा और यहाँ का पूरा धन का एक तरफा निकास किया गया। चौथा है रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे का निर्माण भारत की भलाई के लिए नहीं किया गया, बल्कि सैनिक और व्यापारिक हितों के लिए था। 1920 तक भारत में 50,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिक चुकी थी। इसका एकमात्र उद्देश्य था दूर दराज के क्षेत्रों पर जाकर खनिज और बहुमूल्य संपदा का दोहन करना, उसको यहाँ से उठाकर ब्रिटेन पहुंचाना। पार्ट 2 पर आते हैं, प्रमुख अधिनियम और नीतियों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें द्वैध शासन की शुरुआत की गई। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य भारतीयों को दिए गए, लेकिन वित्त, पुलिस और राजस्व ब्रिटिश के नियंत्रण में रखे। कहने की बात यह है कि साफ सफाई और समाज सेवा का काम भारतीयों को दिया गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे फाइनेंस है, पुलिस है, राजस्व है, उसको ब्रिटिश ने अपने हाथ में ही रखा। दूसरा है मुद्रा नीति। भारतीय रुपयों को ब्रिटिश पाउंड से जोड़ा गया। मूल्य स्थिरता के बजाय ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी गई। इंडियन करेंसी एक्ट 1899 लागू रहा, जिसमें चार्ल्स और जॉर्ज पंचम के नाम से पूरी मुद्रा चलती रही। भारतीय रुपया को बहुत ही पीछे रखा गया। रुपए के लिए स्टैंडर्ड ब्रिटेन से तय होते थे, भारत में उसका कोई भी योगदान नहीं था। 1934 में टैरिफ बोर्ड एक्ट लाया गया। इंपोर्ट ड्यूटी पर भारतीय उद्योगपतियों को कोई भूमिका नहीं थी। सारी नीतियां ब्रिटिश उद्योग की हित में ही बनाई गई थी। मतलब अगर यहाँ के उद्योगपति भारत से बाहर चीजें बेचना चाहते थे तो टैरिफ के कारण नहीं बेच पाते थे, जबकि भारतीय सामान बाकी देशों में बहुत ही महंगे बिकते थे। पर ब्रिटेन ने इस सब चीजों का पतन किया और ब्रिटिश चीजों को भारत में बेचा। इसी कारण आपने देखा होगा विदेशी वस्त्रों को जलाकर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। भाग 3 में है योजनाएं और प्रयास। प्रारंभिक भारतीय योजनाएं क्या थी? पहला है विश्वेश्वरैया प्लान 1920। भारत के पहले इंजीनियर आधारित योजना मॉडल थी। सजेस्टेड डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकी किताब थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद हो भारत में और उद्योगीकरण होने चाहिए।
लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ लागू नहीं हो पाया। दूसरा प्रयास था कांग्रेस सोशलिस्ट प्लान 1934, सोशलिस्ट मॉडल पर बना था। प्लानिंग अंडर कलेक्टिव ऑनरशिप, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके समर्थक थे। इन्होंने बताया कि कुछ लोगों के ऑनरशिप के अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, किसी प्लान के तहत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तीसरा है नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वैज्ञानिक और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसका पूरी तरह से सहयोग नहीं किया। कुछ लोग थे लिबरल्स जो कि इसका समर्थन कर रहे थे, पर ब्रिटेन में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। चौथा था बॉम्बे प्लान 1944, भारतीय उद्योगपति जैसे टाटा, बिरला आदि ने इसे प्रस्तावित किया था। हैवी इंडस्ट्रीज वेलफेयर स्टेट की मांग की थी। प्राइवेट सेक्टर और स्टेट की मिश्रित भूमिका पर यहाँ पास बात की गई थी। उसके बाद आता है पीपल्स प्लान 1935, जो कि एम एन रॉय ने दिया था। पूरी तरह से राष्ट्रवादी झुकाव के साथ था। इसमें भूमि सुधार, यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी। छठवां है गांधीयन प्लान 1944, श्रीमान एस एन अग्रवाल ने दिया था। कृषि, कुटीर उद्योग, ग्राम स्वराज पर फोकस दिया गया था। क्या है, भारत जब आजाद हो रहा था उस समय ये सारी योजनाएं इसलिए लाई गई थी कि जब भारत आजाद होगा तो किस तरह की अर्थव्यवस्था हमारी होगी। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखकर अलग अलग प्रकार के योजनाएं बताई गई। भाग 4 है अर्थव्यवस्था की स्थिति। महत्वपूर्ण आंकड़े जानते हैं ब्रिटिश इंडिया इकोनॉमी के। 1921 में भारत की जनसंख्या 25.2 करोड़ थी। पर कैपिटा इनकम कहा जाए तो 62 रुपए प्रति वर्ष था 1931 में। ग्रोथ रेट 1900 से 1947 के बीच 1.2% वार्षिक था। साक्षरता दर 12% से भी कम था। एग्रीकल्चर शेयर इन एम्प्लॉयमेंट कहा जाए तो 85% लोग थे जो कि कृषि आधारित रोजगार पर थे। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कहा जाए तो 6% से कम था। भाग 5 स्वतंत्रता की ओर और आर्थिक उम्मीदें। 1943 में बंगाल का भीषण अकाल, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। विश्व युद्ध द्वितीय के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत की आर्थिक क्षमता को निचोड़ लिया। आजादी के समय भारत कर्ज में डूबा था। कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी से ग्रस्त था। एक भी हैवी इंडस्ट्री नहीं थी और विदेशी मुद्रा भंडार नहीं के बराबर था। तब जाकर नेहरू ने एनपीसी की स्थापना की, 5 ईयर प्लान लाए और आज जो भारत आप देखते हैं वो नेहरू की ही देन है। लेकिन आज नेहरू को पूरी तरह से नकारा जाता है।